गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 71 है। यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर, ठीक है, और टॉपिक जनजातीय आंदोलन होंगे और जो संवैधानिक विकास है जो लगता इंडियन पॉलिटी के जैसा है लेकिन वो हिस्ट्री का ही विषय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न ही ऐड हैं इसमें, बड़ी एक्सप्लेनेशन है। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो यूपीपीसीएस की और यूपीआरओ की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है? कूका विद्रोह, रंपा विद्रोह, चुआर विद्रोह और कोल विद्रोह। कूका है। अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध है रंपा विद्रोह से, ऑप्शन नंबर बी। तो अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध रंपा विद्रोह से है। इन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व 1879 में किया था और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज समर्थित मनसबदारों के खिलाफ यह विद्रोह किया था, रंपा विद्रोह। और सेना की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने यानी अंग्रेजी सरकार ने 1880 में इस विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक है, यानी 79 में और 1880 तो अगले ही साल दबा दिया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इम्पोर्टेंट है, बहुत सवाल बने संथाल विद्रोह से रिलेटेड एग्जाम्स में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू तथा कान्हो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो बिहार के भागलपुर में जो संथाल है, भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के बीच रहते थे। ठीक है, यह एक आदिवासी समुदाय है और इस क्षेत्र को दामन एक कोह कहा जाता था। संथालों का नेतृत्व सिद्धो तथा कान्हो ने किया था। इनका उद्देश्य था दिकुओं यानी बाहरी लोगों को भगाना और यह विद्रोह भूमिकर अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा जमींदार साहूकार द्वारा किए जाने अत्याचार के विरुद्ध था। संथाल विद्रोह। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, मेजर वर्ग के नेतृत्व में एक बड़ा सैनिक दस्ता भेजकर इस संथाल विद्रोह का दमन कर दिया। तीसरा प्रश्न है, कूका विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कूका विद्रोह की शुरुआत पंजाब में लगभग 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इन्हें सियान साहब के नाम से जाना जाता था। देखिए, कूका विद्रोह आरंभिक स्वरूप में राजनीतिक था किंतु बाद में यह धार्मिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया और कालांतर में इसका नेतृत्व जो है राम सिंह ने किया। ठीक है, जिनको राम सिंह कूका के नाम से भी जाना जाता है। कूका विद्रोह के संदर्भ में पहला वाला कथन सत्य है। पंजाब में लगभग 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा यह विद्रोह की शुरुआत हुई थी। सियान साहब के नाम से जाना जाता था और कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था। ठीक है, बाद में राजनीतिक हुआ ये। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, कालांतर में इसका नेतृत्व किया राम सिंह ने। ठीक है, तो डी वाला करेक्ट है। ठीक है, राम सिंह कूका ने जब किया जब ये राजनीतिक हो गया। ठीक है, राजनीतिक विद्रोह हो गया। जब धार्मिक था तो भगत जवाहर मल। तो कूका विद्रोह की शुरुआत हुई थी पंजाब में लगभग 1840 में भगत जवाहर मल के द्वारा। ठीक है, इन्हें सियान साहब के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा इनकरेक्ट है? बी लिखा है, सी इनकरेक्ट है ना। ठीक है, और यहाँ नहीं होनी चाहिए लाइन ये। देखिए, इस कूका विद्रोह का जो आरंभिक स्वरूप था वो धार्मिक था। ठीक है, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया और कालांतर में इसका नेतृत्व किया था राम सिंह ने। ठीक है, जब ये राजनीतिक विद्रोह था और 1872 में इन्हें गिरफ्तार करके इन्हें राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया। चौथा सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में बताना कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1000 पाउंड के अंशधारक को प्रॉपर्टी राइट्स के निर्वाचन हेतु मताधिकार मिला। ठीक है, युद्ध एवं संधि के प्रश्न पर बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन, मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो बंगाल के अधीन कर दी गई। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और काउंसिल के संदर्भ में गवर्नर जनरल को और शक्तिशाली बना दिया गया।
देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गवर्नर जनरल जो है उसकी शक्तियां कम कर दी गई, असहाय हो गया वो। ठीक है, गलत है चौथा वाला स्टेटमेंट, बाकी सही है ऊपर के तीनों। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करें तो इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, और ये सदस्य बरवेल, क्लेवरिंग, मांसल और फिलिप फ्रांसिस थे। इन सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड से होती थी। इनका कार्यकाल होता 5 साल का, और अब निर्णय जो है वो बहुमत से लिया जाने लगा था। ठीक है, ऐसे में काउंसिल के संदर्भ में जो है गवर्नर जनरल को असहाय बना दिया गया था, इसलिए डी वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसके अतिरिक्त इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और क्या किया गया, और ये स्थापना कब हुई थी? 1774 में, यानी अगले साल। एलिजा इम्पे को प्रमुख न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, और लिमेस्टर तथा हाइड जो है वो अन्य न्यायाधीश थे, यानी एडिशनल जज थे। ठीक है, ये चीफ जज हो गए, ये एडिशनल हो गए। पांचवा प्रश्न भी रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड ही है। दो स्टेटमेंट के साथ बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, इस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया गया, लेकिन इन कानूनों को लागू करने से पहले भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। अब कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया, और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी गई तथा उन्हें नजराना, घूस, भेंट आदि लेने की मनाही कर दी गई। ठीक है, क्योंकि हम वेतन बढ़ा रहे हैं तो तुम ये सब चीज़ें नहीं लोगे, ना नजराना लोगे, ना घूस लोगे, ना भेंट लोगे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के सभी प्रावधान परीक्षण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित थे। एक तरफ गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, तो दूसरी ओर कानूनों को लागू करने से पहले भारत सचिव की अनुमति को जो है वो अनिवार्य बना दिया गया। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों के बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए एक तरफ उनके द्वारा किए जा रहे निजी व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगाया गया, तो दूसरी ओर उनके वेतन में वृद्धि की गई। क्वेश्चन नंबर 6 ये है पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड, जो हुआ था 1784 में। दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट की पृष्ठभूमि मुख्यतः कंपनी की वित्तीय बहाली और आंग्ल मराठा युद्ध पर आधारित थी। अब गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, तथा निर्णय जो है वो बहुमत पर होना था, और निर्णायक मत दे दिया गया गवर्नर जनरल को। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से रिलेटेड, और सी है इसका आंसर। तो ये सारे हैं पिट्स इंडिया एक्ट के निम्नलिखित प्रावधान, जैसे कि गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, निर्णय बहुमत पर होना था, निर्णायक मत दे दिया गया गवर्नर जनरल को। इस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया, किंतु सैन्य, असैन्य तथा राजस्व मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को नियंत्रित करने के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। देखिए, इन 6 सदस्यों में से एक था विदेश मंत्री तथा एक था वित्त मंत्री। बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर जो है पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए, और भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिल गया? 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए, 4 चार्टर एक्ट हुए, बड़े इंपॉर्टेंट है 4 चार्टर। बहुत सारे इनके अंदर जो है इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रश्न बनते हैं, बहुत सवाल बनते हैं 1813 से, 1833 से और 1853 से। कुछ सवाल 1793 के चार्टर एक्ट से ही बनते हैं। एक एक चार्टर के गैप बीच में जो है 20-20 साल का गैप है। ठीक है, तो इसका उत्तर है 1793 का चार्टर एक्ट या अधिनियम। तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिल गया, तथा साथ ही बम्बई और मद्रास पर गवर्नर जनरल के नियंत्रण को स्पष्ट कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा? 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा
यह तय हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अब है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए हर साल कितने लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। इसका आंसर है 1 लाख रुपए। तो 1813 के चार्टर एक्ट के अगर प्रावधान देखें हम, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसका चीन से व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार जो है बना रहा। बहुत पूछते हैं इस लाइन को। ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार करने के लिए जो है आने की सुविधा प्राप्त हो गई 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा बसने की अनुमति जो है प्रदान कर दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें संचालक मंडल यानी नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था। उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। कितने? 1 लाख रुपए। और सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। ये व्याख्या जो है इनमें से किस एक्ट या अधिनियम के तहत है, ठीक है, या उसके बारे में है। निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक तथा फौजी कार्यों के नियंत्रण तथा निर्देशन का अधिकार दे दिया गया, यानी दीवानी और फौजदारी, ठीक है। और बंगाल के साथ मद्रास, बम्बई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रख दिया गया। और सभी कर यानी टैक्स गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लिए जाते थे और उसे ही खर्च करने का अधिकार था। यह है 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। राजा हो गया था इस एक्ट में गवर्नर जनरल। 1833 का चार्टर एक्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। तो 1833 के चार्टर एक्ट के यह प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में जो है बढ़ा दिया गया और मैकाले जो है पहला विधि सदस्य था। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, ठीक है। 1833 के एक्ट द्वारा भारतीय कानून को संचालित, ठीक है, संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से जो है एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत में सरकार का वित्त, विधायी और प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। और बाकी इनको हाईलाइट किया गया क्योंकि ये क्वेश्चन में थे ये सारे के सारे पॉइंट। जैसे कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक तथा फौजदारी कार्यों के नियंत्रण तथा निर्देशन का अधिकार दिया गया, यानी दीवानी और फौजदारी मामले। और बंगाल के साथ मद्रास, बम्बई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रख दिया गया। और क्या क्या किया गया? सभी टैक्स यानी कर गवर्नर जनरल की आज्ञा से लिए जाने लगे और उनको खर्च करने का भी अधिकार उसी को दे दिया गया। और इस एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि वह भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। और 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन जो है वो किया गया, यानी लगभग 10 साल के बाद। अब है 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। 10 प्रश्न ऐड किए थे। 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। कंपनी के डायरेक्टर्स की संख्या 18 से बढ़ाकर 24 कर दी गई, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी, ना कि 18 से बढ़ाकर 24 कर दी गई थी, ठीक है। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। अब पूछा सही बताना है अपने को, सही तो दूसरा तो होगा नहीं,
केवल पहले ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। तो दूसरा वाला गलत है। इसके अतिरिक्त इस एक्ट के तहत भारतीय विधि आयोग के पुनरीक्षण के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग का गठन किया गया और कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद ना चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति जो है दे दी गई। तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके आगे से कंटिन्यू यहीं से करेंगे जो नेक्स्ट टेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन है इनकी। बाकी फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और नंबर है ये 9560112583।